वैश्वीकरण, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद पिछले 50 साल, इंटरनेट, बड़ी-बड़ी कंपनियां, है ना? लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। ये जो दुनिया के जुड़ने की कहानी है ना, सामान का आना-जाना, लोगों का काम के लिए यहाँ से वहाँ जाना, पैसों का पूरी दुनिया में घूमना, इसका इतिहास बहुत बहुत पुराना और गहरा है। तो चलिए, आज इसी गहरी कहानी में उतरते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटरनेट। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कहानी हजारों साल पुरानी हो? एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कंप्यूटर की तारों में नहीं, बल्कि रेशम के धागों में, मसालों की खुशबू में और हाँ, यहाँ तक कि बीमारियों के कीटाणुओं में लिखी गई है। तो ठीक है, चलिए अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं आज से बहुत पहले के दौर में। उस वक्त का वर्ल्ड वाइड वेब कैसा था? कौन से थे वो शुरुआती रास्ते जिन्होंने दुनिया को जोड़ना शुरू किया? चलिए पता लगाते हैं। ये देखिए, ये है सिल्क रूट या रेशम मार्ग। ये उस पुराने जमाने के ग्लोबल कनेक्शन का शायद सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है। और जैसा इस 8वीं सदी की पेंटिंग में दिख रहा है, ये कोई एक अकेली सड़क नहीं थी। अरे नहीं, ये तो रास्तों का एक पूरा जाल था, जमीन से भी, समंदर से भी, जो सदियों तक एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़े रखता था। अच्छा, अब सबसे मजेदार बात, इन रास्तों पर सिर्फ सामान नहीं घूम रहा था। सोचकर देखिए, एक तरफ से चीन का सिल्क जा रहा है, भारत के मसाले और कपड़े जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से यूरोप से सोना चांदी जैसी कीमती चीजें आ रही हैं। लेकिन खेल इससे कहीं बड़ा था। असल में इन रास्तों पर आइडियाज चल रहे थे, कल्चर चल रहा था। ईसाई मिशनरी, मुस्लिम धर्मगुरु, बौद्ध धर्म के विचार, सब कुछ इसी नेटवर्क से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा। इसने तो समाजों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। चलिए, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबको जोड़ती है, हमारा खाना। खाने की भी अपनी एक ग्लोबल कहानी है, और वो भी बड़ी दिलचस्प। कभी सोचा है नूडल्स और पास्ता के बारे में? देखिए, एक थ्योरी कहती है कि नूडल्स चीन से निकले, सिल्क रूट से होते हुए पश्चिम पहुंचे और वहां जाकर बन गए स्पगेटी। एक और कहानी है कि पास्ता को अरब ट्रेडर्स 5वीं सदी में सिसिली ले आए। कमाल है ना? मतलब हमारा खाना तो मॉडर्न जमाने से बहुत पहले से ही दुनिया घूम रहा था और नए नए रूप ले रहा था। लेकिन खाने की दुनिया में जो सबसे बड़ा धमाका हुआ, वो तब हुआ जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने, वैसे तो गलती से, अमेरिका की खोज कर ली। जरा सोचिए, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, ये सब चीजें जो आज हमारी किचन की शान हैं, 500 साल पहले हमारे पुरखों के पास थी ही नहीं। ये सब अमेरिका से दुनिया भर में फैली और इन्होंने यूरोप और एशिया में लोगों की थाली और जिंदगी दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरह की क्रांति ही थी ये। सिर्फ आलू की कहानी ही ले लीजिए, जब ये यूरोप पहुंचा तो वहां के गरीबों के लिए तो ये एक वरदान जैसा था। उनका खाना बेहतर हो गया, लोग ज्यादा जीने लगे। खासकर आयरलैंड में वहां के गरीब किसान तो आलू पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि जब 1840s के दशक में एक बीमारी ने पूरी आलू की फसल खत्म कर दी, तो सोचिए क्या हुआ होगा? तबाही मच गई। ये आंकड़ा देखिए, करीब 10 लाख लोग भुखमरी से मर गए उस आयरिश पोटैटो फैमिन में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक भयानक सबक है। ये दिखाता है कि कैसे एक दूसरे देश से आई फसल पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता ने लाखों लोगों की जान ले ली। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं 16वीं सदी में। ये वो दौर था जब यूरोप के खोजकर्ता दुनिया नाप रहे थे और इस वजह से ग्लोबल कनेक्शन और भी तेज और भी गहरे हुए। लेकिन अक्सर ये कनेक्शन बहुत हिंसक भी थे। कह सकते हैं कि दुनिया तेजी से सिकुड़ रही थी। जब यूरोपियन अमेरिका पहुंचे तो उनकी जीत सिर्फ बंदूकों की वजह से नहीं हुई। असल में उनका सबसे खतरनाक हथियार तो दिखाई भी नहीं देता था। जी हाँ, ये कोई तोप या तलवार नहीं थी। ये एक बायोलॉजिकल वेपन था जिसे वो लोग अनजाने में अपने साथ ले आए थे। और वो हथियार था चेचक का वायरस। सोचिए, अमेरिका के लोग लाखों सालों से बाकी दुनिया से कटे हुए थे। उनके शरीर में इन नई बीमारियों से लड़ने की कोई इम्यूनिटी ही नहीं थी। और ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये कितना डरावना है। ये दिखाता है कि कैसे हमलावरों ने इस महामारी को भगवान का आशीर्वाद माना, जिसने वहां के मूल निवासियों को खत्म करके उनकी जमीन पर कब्जा करने का रास्ता साफ कर दिया। अब देखिए, अमेरिका की जमीन, वहां की फसलें और खास तौर पे पेरू और मेक्सिको की खानों से निकलने वाली चांदी, इन सब ने यूरोप को माला माल कर दिया।
लेकिन इस दौलत को जमीन से निकालने के लिए लोग कहाँ से आते? इसके लिए अफ्रीका से लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया। और इस तरह अमेरिका की दौलत और गुलामी का खौफनाक कारोबार, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। और इसी सब के बीच दुनिया का पावर सेंटर बदल रहा था। चीन, जो कभी दुनिया का एक बड़ा केंद्र था, वो धीरे धीरे अलग थलग पड़ने लगा। और अमेरिका की दौलत के दम पर वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो एशिया से खिसक कर यूरोप पहुंच गया। अब आते हैं 19वीं सदी पर। ये वो सदी थी जब ग्लोबलाइजेशन ने टॉप गियर लगा दिया था। एक नई तरह की ग्लोबल इकोनॉमी बन रही थी, जिसे नई आर्थिक ताकतें चला रही थीं। इकोनॉमिस्ट्स इस दौर को समझने के लिए 3 फ्लोज यानी 3 तरह के प्रवाहों की बात करते हैं। इसे समझना आसान है। पहला, फ्लो ऑफ ट्रेड यानी सामान का प्रवाह, जैसे कपड़ा या गेहूं। दूसरा, फ्लो ऑफ लेबर यानी मजदूरों का प्रवाह, लोग काम के लिए एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। और तीसरा, फ्लो ऑफ कैपिटल यानी पैसे का प्रवाह, मतलब एक देश से दूसरे देश में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था। इन तीनों फ्लोज को एक साथ एक्शन में देखना है तो ब्रिटेन के कॉर्न लॉ की कहानी सुनिए। हुआ यूं कि 18वीं सेंचुरी के आखिर में ब्रिटेन की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, तो जाहिर है खाने की मांग भी बढ़ी और कीमतें आसमान छूने लगी। अब सरकार ने क्या किया? बड़े जमींदारों के कहने पर बाहर से आने वाले अनाज पर रोक लगा दी। इन्हीं को कॉर्न लॉ कहते थे। और नतीजा, खाना और भी ज्यादा महंगा हो गया। फिर शहर के लोगों और इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इतना दबाव बनाया कि सरकार को ये कानून वापस लेना ही पड़ा। अब जैसे ही ये कानून हटा, ब्रिटेन में बाहर से सस्ता खाना आने लगा। इसका असर क्या हुआ? ब्रिटेन के अपने किसान बर्बाद हो गए, हजारों लोग बेरोजगार हो गए और उन्हें मजबूरन शहर या दूसरे देश जाना पड़ा। तो यहाँ पर बड़ी तस्वीर क्या है? ये कि इंडस्ट्रियल ब्रिटेन का पेट भरने के लिए एक पूरी की पूरी ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी खड़ी की गई। पूर्वी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह खेती के लिए जमीनें साफ हुईं। इन खेतों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे लाइनें बिछाई गईं और इन खेतों पर काम करने के लिए दुनिया भर से लोग आकर बसने लगे। और ये तस्वीर, ये हमें उस दौर का इंसानी चेहरा दिखाती है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताबों का फ्लो ऑफ लेबर नहीं था। ये असली लोग थे, असली परिवार, जो एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान सफर पर निकल पड़े थे। और ये सफर कोई आसान नहीं था। इन भीड़ भरे जहाज़ों में ये लोग एक नई दुनिया की तरफ जा रहे थे। ये 19वीं सदी के उस बड़े ग्लोबल रीशफल का हिस्सा थे, जिसमें लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़कर कहीं और बस रहे थे। आंकड़े तो होश उड़ा देने वाले हैं। 19वीं सदी में करीब करीब 5 करोड़ यूरोपियन लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए। 5 करोड़! जरा इस स्केल के बारे में सोचिए, पूरी दुनिया की आबादी में कितना बड़ा फेरबदल हुआ होगा। तो हाँ, इसी ग्लोबल सिस्टम ने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है। इस पूरे सिस्टम से असली फायदा किससे हुआ और इसकी भारी कीमत आखिर किसने चुकाई?